number of consumers who buy various quantities of commodity at corresponding price. It refers to total demand of a commodity at a particular period of time at various price values. In below table, we can get market demand schedule by adding up individual demand of all consumers. Market demand schedule क्या है? एक ही समय में मार्केट में कितने कंज्यूमर हैं, कितने व्यक्ति डिमांड करने वाले हैं, जैसे एक्स वाई जेड डिफरेंट कंज्यूमर हैं, उनकी डिमांड डिफरेंट प्राइस पर क्या है। जैसे आप देखिए फर्स्ट कॉलम में देखिए प्राइस ऑफ अ पर यूनिट क्या है, 4 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज, ऐसा हम देख रहे हैं। तब हम क्या देख रहे हैं, इंडिविजुअल जो कंज्यूमर्स हैं ये एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए कितना दिखाई दे रहा है, एक एक्स के लिए देख, सब में आप क्या देखेंगे, हर कंज्यूमर का प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच रिलेशन कैसा रहेगा, इनवर्स या अपोजिट रहेगा हर के लिए। लेकिन मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिमांड जो है वो सबको प्लस करते गए, ऐड करते गए, तो हमको लास्ट में मार्केट डिमांड मिलता है। जैसे 4 रुपीज में देखिए एक्स की डिमांड 1 है, वाई की डिमांड 3 है और जेड की डिमांड 4 है। इन तीनों को हमने प्लस किया, 3 प्लस 1 प्लस 3 is 4 is equal to 4 and 4 plus 4 is equal to 8. So market demand is on the price of 4 rupees, demand will be 8 units. Okay, like this, when price decrease from 4 rupees to 3 rupees, then market demand will be increased. कैसे पता चला, देखो x की डिमांड 3 रुपीज में बढ़ गई, 1 रुपीज से कितनी हो गई, 1 यूनिट से कितनी हो गई, 3 यूनिट्स हो गई। इसी तरह y की भी इंक्रीज हुई है 3 से 4 और z की भी इंक्रीज हुई है 4 से 5। इन तीनों को हमने जोड़ा, ऐड किया, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 इज द मार्केट डिमांड। कैसे आया, जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट में हैं उनकी डिमांड कितनी है उनको हमने ऐड किया, ऐड कर लिया तो हमें मार्केट डिमांड पता चली। और इन मार्केट डिमांड और प्राइस के बीच में भी कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। देखिए प्राइस फिर कम होकर 2 हुई तो डिमांड फिर एवरी कंज्यूमर, फॉर एवरी कंज्यूमर इट विल बी इंक्रीज। फॉर एक्स कंज्यूमर इट विल बी 4 यूनिट्स एंड फॉर वाई इट इज 5 यूनिट एंड जेड इट इज 6 यूनिट। इंक्रीज होकर ये 6 हो गई। इन सबको हमने जोड़ा, ऐड किया, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15, 15 इज द मार्केट डिमांड। ओके, व्हेन प्राइस फॉल्स होके, गिर के, डिक्लाइन होके, कम होके कितना रुपए हो गया है, 1 रुपी हो गई, तब डिमांड एक्स के लिए भी बढ़ी, वाई के लिए भी बढ़ी, जेड के लिए भी बढ़ी। वो कितनी हो गई, एक्स के लिए इट विल बी इंक्रीज एंड बिकम 5 यूनिट and for y it become 9 units and for z it become 9 units. When हम इसको सबको जोड़े तो क्या मिला हमें, 5 plus 9 plus 9 is equal to 23. 23 will be market demand at the price 1 rupee of this commodity. तो आपने अभी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड ये समझा। एग्जम्पन्स ऑफ द लॉ, उसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं। नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, इनकम विल बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही होनी चाहिए। नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, जो डिमांड करने वाला व्यक्ति है, उसके टेस्ट और प्रेफरेंस में, पसंदगी में, कोई रुचि में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड नो न्यू सब्स्टिट्यूट आर डिस्कवर्ड, और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे मैंने आपको बताया, एक की जगह हम दूसरे को काम में ला सकते हैं, ऐसी वस्तुओं का डिस्कवर या खोज नहीं होनी चाहिए। जैसे चाय की जगह हम कॉफी, ऐसा उस कमोडिटी की न्यू सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्केट में नहीं आनी चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस, और फ्यूचर में, भविष्य में, आगे आने वाले समय में इसका प्राइस चेंज होगा, ये भी आशा नहीं होनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन भी हमें नहीं होना चाहिए। तो अब ये हुआ शर्तें, किस कंडीशंस पर ये इंप्लीमेंट होगा लॉ ऑफ डिमांड। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। In certain situations, more will be demanded at a higher price and less will be demanded at lower price.
In such cases, the demand curve slopes upward from left to right, which is called exceptions of the law of demand. ऐसी बहुत सी सिचुएशंस रहती हैं, स्थितियां रहती हैं, जहां प्राइस एंड डिमांड के बीच अपोजिट रिलेशन नहीं होकर पॉजिटिव रिलेशन हो जाते हैं। तब क्या होता है, डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड्स रहती है ऑलवेज, वो कैसी हो जाती है, अपवर्ड्स हो जाती है, from left to right. These situations are called exceptions of the law. ये स्थितियां मांग का अपवाद या exceptions कहलाती हैं। They are Giffen's paradox. Sir Robert Giffen observed that poor people will demand more of inferior goods if their price rise. He observed that when the price of bread increased, workers in England purchased, reducing the consumption of meat whose price were constant. तो पहला एक्सेप्शन है गिफेन्स पैराडॉक्स, गिफेन का विरोधाभास, गिफेन्स पैराडॉक्स। गिफेन एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इंग्लैंड में ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जो वर्कर्स हैं, पुअर पीपल हैं, वो यदि जो नेसेसिटीज गुड्स है, जो जरूरी चीजें हैं, उसका यदि प्राइस हाइक भी हो जाता है, रेज भी हो जाता है, इंक्रीज भी हो जाता है, तभी भी वो उसकी डिमांड को डिक्रीज नहीं करते हैं, वो उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं। किससे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जो सुपीरियर गुड्स है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि they purchased more of the bread by reducing the consumption of meat whose price were constant. जो सुपीरियर गुड्स है उसका प्राइस कांस्टेंट है, स्थिर है, नहीं बदला है, फिर भी वो ब्रेड का प्राइस, जिसका प्राइस बढ़ गया है, उसकी डिमांड को वो इंक्रीज कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज द वेबलन इफेक्ट, और वेबलन पॉइंटेड दैट देयर आर सम गुड्स लाइक डायमंड, प्रेशियस स्टोन्स, costly furniture, etc., which are demanded by the very rich people for their social prestige. If this of goods fall, poor people also can buy, and hence rich people stop buying this goods. वेबलन ने क्या ऑब्जर्व किया, वेबलन भी एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने रिच पीपल के ऊपर एनालाइज किया, एनालिसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया, तब उन्होंने क्या पाया कि जो कॉस्टली चीजें हैं, जैसे डायमंड है, जो कि हमारी प्रेस्टीज को दिखाते हैं, प्रतिष्ठा को दिखाते हैं, सम्मान को सोसाइटी में दिखाते हैं, ये कॉस्टली फर्नीचर, बड़े बड़े घर, ये सब चीजों को, जितने भी कॉस्टली चीजें हैं, यदि उनके प्राइस कम हो जाते हैं, तो जो निर्धन लोग हैं, जो पहले इसको नहीं खरीद सक रहे थे, वो भी अब इसको परचेज कर पाएंगे, है ना। पुअर पीपल कैन बाय and hence rich people stop buying these goods. क्योंकि अब जो पहले निर्धन लोग थे, गरीब लोग थे, पुअर पीपल थे, वो उसको प्राइस ज्यादा होने के कारण नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो भी इसको खरीद सकेंगे, इसीलिए जो रिच पीपल हैं वो इसकी डिमांड को कम कर देते हैं। स्पेकुलेशन इफेक्ट, इफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी आर एक्सपेक्टेड to increase still further in future, the consumer will buy more of it now. Thus, the increases in price may not decrease in the demand, which is contrary to the law of demand. Speculation effect मतलब लोगों को ऐसा मन में आ जाता है कि जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ेगी या फ्यूचर में घटेगी। तो देखिए, if the price of the commodity are expected to increase still further in future, the consumer will buy more of it now. यदि कंज्यूमर को ऐसा लगे कि फ्यूचर में ये कमोडिटी का प्राइस तो और इंक्रीज होने वाला है और भी बढ़ने वाला है, तो वो अभी नाउ एट प्रेजेंट वो क्या करेंगे, इस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देंगे। एट प्रेजेंट द डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी विल इंक्रीज। लाइक दिस, यदि ऐसा लगे कि फ्यूचर में किसी वस्तु के दाम या प्राइस और गिरने वाले, डिक्रीज होने वाले हैं, तो क्या करेंगे लोग, अभी कम कीमत पर भी, लो प्राइस पर भी उसकी डिमांड को ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। सॉल्यूशन, समटाइम्स कंज्यूमर डेवलप अ फॉल्स आइडिया that high priced goods will have a better quality instead of low priced goods. If the price of some goods decrease, they feel that quality also decrease, so they do not buy these goods.
ऐसा लोगों का सोच हो जाता है, थिंकिंग हो जाती है कि वो ऐसा सोचने लगते हैं कि जो महंगी चीजें हैं, जिसकी हाई प्राइस है, वो उसकी क्वालिटी गुड्स है, वो गुड क्वालिटी के हैं, और जिसकी प्राइस कम है, लो प्राइस है, वो वस्तुएं लो क्वालिटी की हैं। ऐसा यदि वो सोच ले तो क्या करते हैं, इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीज दे फील दैट क्वालिटी आल्सो डिक्रीज, सो दे डू नॉट बाय दिस गुड्स। उस कंडीशन में उस कमोडिटी की डिमांड नहीं बढ़ती, भले ही उसकी कीमत कम हो या प्राइस लो हो, तो भी उसका डिमांड इंक्रीज नहीं होता। तो दीज आर द exceptions of the law of demand. Now I will teach you reasons for the downwards or negative slope of demand curve. Law of diminishing marginal utility. According to this law, if an individual consumer more of a particular good, the quality the consumers get from additional units will diminish. फर्स्ट इसका रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया है और हमने सीखा है कि यदि एक ही कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी हम कंज्यूम करते हैं तो उस कमोडिटी से जो डिराइव्ड यूटिलिटी है वो भी कंटिन्यूअस डिक्रीज होते जाती है, वो भी हमेशा कम होते जाती है। एंड the consumer will prefer to pay less price to additional units of goods as the utility of additional units. The price of a commodity that a consumer is ready to pay will not be more than the utility of it. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एप्लीकेशन होने के कारण, अप्लाई होने के कारण, इंप्लीमेंट होने के कारण हम क्या देखते हैं, एक ही कमोडिटी की यदि हम कंटिन्यूअस एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं तो इससे डिराइव्ड होने वाली, इससे मिलने वाली यूटिलिटी कंटिन्यू कम होते जाती है। और ऑलवेज कंज्यूमर ready to pay will not be more than the utility of it, और ऑलवेज जो कंज्यूमर है उसका प्राइस उसकी यूटिलिटी के इक्वल ही देने को तैयार होता है। In other words, the consumer will prefer to pay less price to additional units of a good as the utility of additional units diminishes. क्योंकि वो एडिशनल यूनिट लेगा, उसकी यूटिलिटी डिमिनिश होगी, डिक्रीज होगी, इसीलिए वो प्राइस डिक्रीज होने पर लो प्राइस पर ही ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है, या ज्यादा मात्रा में वो बाय या परचेज तब करता है जब उस कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है या कम होती है। सेकेंड इज इनकम इफेक्ट। द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर will rise due to a fall in the price of a commodity. Being other things remains constant, the consumer may spend the increased real income on the same commodity if it is a superior commodity, and thus demand increases as price decrease. Income effect क्या है? यदि किसी commodity का प्राइस कम हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, तो कंज्यूमर क्या फील करने लगता है, जैसे उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है, कंज्यूमर क्या फील करने लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी रियल इनकम बढ़ गई, क्योंकि वो उतने ही रुपयों से अब उस कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी वो परचेज कर सकता है या बाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यदि मान लीजिए एक बनाना की प्राइस कितनी है, 2 रुपीज फॉर इच बनाना। अब वो 2 रुपीज है तो 10 रुपीज में हम कितना बनाना ले पाएंगे, 5 बनाना ले पाएंगे। अब मान लीजिए इस बनाना की प्राइस डिक्रीज होकर 1 रुपी हो गई, हमारे पास कितने रुपीज है, 10 रुपीज है, तो अब उसी 10 रुपीज से हमारी इनकम सेम है लेकिन हम उससे ज्यादा खरीद पाएंगे। अब कितने बनाना हम बाय कर सकेंगे, परचेज कर सकेंगे, 10 बनाना वी कैन बाय नाउ। तो हमको ऐसा फील होने लगेगा कि इनकम हमारी बढ़ गई है, क्योंकि प्राइस कम होने से हम उस कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकेंगे, खरीद सकेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बीइंग the prices of the substitute being constant when the price of the commodity falls, it becomes relatively cheaper and it substitute for other goods. यदि अन्य बातें, पूरी दूसरी बातें कांस्टेंट रहे, रिमेन रहे, तो हम क्या देखेंगे, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल। यदि एक वस्तु की, एक कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हुई, फॉल्स हुई, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर एंड द सब्स्टिट्यूट फॉर द अदर गुड्स। जैसे आप उदाहरण के लिए लीजिए चाय और कॉफी। चाय की कीमत कम हो गई है, ठीक है,
चाय की कीमत कम हो गई है, लेकिन कॉफी की कीमत जो है, प्राइस है, वो कैसी है, कांस्टेंट है। मान लीजिए दोनों की कीमत 5 रुपीज थी, 5 रुपीज फॉर अ कप, फॉर अ कप ऑफ टी वी कैन बाय फॉर 5 रुपीज। यदि चाय की कीमत, एक कप चाय की कीमत 5 रुपए है, और कॉफी की भी कितनी है, सेम, इट इज फॉर कॉफी ऑल्सो 5 रुपीज फॉर 1 कप ऑफ कॉफी। तो यदि अब चाय की कीमत कम हो गई, प्राइस विल डिक्रीज ऑफ टी कितनी हुई, 5 रुपीज से कम होकर मान लीजिए 3 रुपीज पर कप हो गई, तो लोग क्या करेंगे, कॉफी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे डिमांड को चाय की। अब वो कॉफी की जगह क्या डिमांड इंक्रीज करेंगे, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बीइंग द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर and is substitute for other goods. For instance, if the price of a Colgate paste rise relatively to close up, the consumer may substitute close up in place of the Colgate. Multiple use of a commodity. There are some commodities which have multiple uses like milk, coal and electricity. If their price falls, there will be greater demand of these goods. ऐसी बहुत सी कमोडिटी हैं, चीजें हैं जिनको हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा काम में ला सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जिससे हम लाइट भी ऑन कर सकते हैं, फैन भी ऑन कर सकते हैं, गीजर भी ऑन कर सकते हैं। इस तरह से ये मल्टीपल यूज वाले चीजों के जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो इसका यूज हम या इसका डिमांड हम ज्यादा कर देते हैं, उसको हम फिक्र नहीं करते हैं क्योंकि अब हमारा बिल कम आने लगा है। लेकिन यदि इसके दाम बढ़ जाते हैं, यदि इसके प्राइस रेज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसकी डिमांड कम हो जाती है। इनको केवल हम एकदम एसेंशियल नीड्स में ही, एकदम जरूरतों में ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड एंड न्यू बायर्स। If the price of the good fall, real income of the old buyers will increase. As the result, the demand for the goods may increase. In same way, new buyers will be able to buy goods at the higher price. तो old and new buyers क्या है? यदि किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो अभी बायर खरीद सक रहे हैं, परचेज कर सक रहे हैं, वो भी अब उसको नहीं खरीद सकेंगे। सपोज मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मेरी इनकम 10 रुपीज है। ओके, 10 रुपीज है मेरा इनकम, और अब पहले मैं 10 रुपीज से एक एप्पल खरीद सक रही थी क्योंकि एप्पल का प्राइस कितना है, 10 रुपीज है। अब यदि एप्पल का प्राइस इंक्रीज होकर 15 रुपीज हो जाता है, तब मैं क्या इस 10 रुपीज से उस एप्पल को खरीद सकूंगी? नहीं खरीद सकूंगी, क्योंकि वो प्राइस हाइक होने से मैं अनेबल हो गई हूँ उसको परचेस करने के लिए। तो बायर्स का जो नंबर्स ऑफ बायर्स है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, विल बी रिड्यूस बिकॉज ऑफ द प्राइस इज इंक्रीज। क्योंकि कीमत बढ़ गई है इसीलिए बायर्स की संख्या कम हो गई। लाइक दिस, यदि ये 10 रुपीज मेरे पास है, अब मान लीजिए एप्पल का कीमत 10 रुपीज से 5 रुपीज हो गया है, तो मैं तो खरीद सकूंगी, वो सारे बायर्स भी खरीद सकेंगे, वो सारे कंज्यूमर्स भी ले सकेंगे जिनके पास 5 रुपीज है। ठीक है, जिनकी इनकम 5 रुपीज है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ बायर्स विल बी इंक्रीज, सो डिमांड विल बी इंक्रीज इन लो प्राइस एंड डिमांड विल बी डिक्रीज इन हाई प्राइस। ओके, तो यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ एक्सेप्शंस देख रहे हैं। वो तो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन ओल्ड एंड न्यू बायर्स क्या बता रहा है कि यदि ये लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट हुआ, जैसे ही प्राइस लो हुआ तो बहुत सारे ऐसे बायर्स या कंज्यूमर्स भी एबल हो जाएंगे उसको खरीदने के लिए जिनकी इनकम कम थी। इसीलिए ये लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट हो पाया और ये जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप की हो पाई। एक्सप्लेन यू अबाउट इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। व्हाट इज इनकम डिमांड? Income demand explain the relationship between income of the consumer and various quantities of goods and services demanded at a various level of income, assuming other things remain constant. Dx is equal to F into capital Y. What is dx? Dx is
for demand for X commodity and F is functional relation and capital Y is symbol for income of a consumer. तो इनकम डिमांड क्या है? डिफरेंट इनकम लेवल पर कंज्यूमर का यदि इनकम लेवल बदलते जाता है, चेंज होते जाता है, तो उसकी डिमांड भी चेंज होती है. तो इनकम रिलेशन बिटवीन द इनकम लेवल ऑफ इनकम एंड डिफरेंट डिमांड डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, ये दोनों के रिलेशन को इनकम डिमांड बताता है. इनकम डिमांड क्या बताया कि यदि इनकम इंक्रीज होते जाती है तो डिमांड विल बी इंक्रीज, डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन किसके लिए बढ़ेगी? सुपीरियर गुड्स और जनरल गुड्स के लिए बढ़ेगी. ओके, तो इनकम डिमांड शेड्यूल क्या है? इनकम डिमांड शेड्यूल में हमने बताया है कि इनकम लेवल देखिए कैसा 2000, 4000, 6000, 8000 है. तो सुपीरियर गुड्स के लिए ये पॉजिटिव रिलेशन रखेगा, लेकिन इंफीरियर गुड्स के लिए ये नेगेटिव रिलेशन रखेगा. सुपीरियर गुड्स क्या है? जो वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की हैं, ठीक है, और जो प्रेस्टिजियस गुड्स है वो भी सुपीरियर गुड्स में इंक्लूड हो जाते हैं. और इंफीरियर गुड्स क्या है? जो जिनकी क्वालिटी लो है, दीज आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स या गिवन गुड्स. तो इनकम जैसे देखिए 2000 रुपीज है, तब सुपीरियर गुड्स का डिमांड 4 यूनिट है एंड इंफीरियर गुड्स का डिमांड 12 यूनिट्स है. लेकिन यदि इनकम लेवल 4000 हो जा रहा है, हम केजीज में ले रहे हैं, डिमांड इन केजीज में ले रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? यदि 4000 इनकम 2000 से इंक्रीज होकर इनकम 4000 हो गई, तब सुपीरियर गुड्स का डिमांड कितना केजी बढ़ गया? 4 केजी से बढ़कर वो 6 केजी हो गया. और इंफीरियर गुड्स के लिए वो डिक्रीज हुआ, कम हुआ, 12 केजी से कम होकर वो कितना हो गया? 10 केजी हो गया. इसी तरह यदि इनकम बढ़ गई 4000 रुपीज से ये इंक्रीज होकर 6000 हो गया इनकम, तब हम क्या देख रहे हैं कि डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स विल इंक्रीज, इट बिकम 8 केजी एंड इंफीरियर गुड्स डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल डिक्रीज. 10 केजी से डिक्रीज होकर कितना हो गया? वो 8 केजी पर आ गया. इसी तरह जब इनकम बढ़कर 6000 से बढ़कर 8000 हो गया है, तब हम देख रहे हैं सुपीरियर गुड्स का डिमांड भी और बढ़ा, वो 10 केजी हो गया, जबकि इंफीरियर गुड्स का डिमांड डिक्रीज हुआ, कम हुआ और वो 6 केजी हो गया. तो हमने क्या देखा कि इनकम डिमांड सुपीरियर गुड्स के लिए इनकम डिमांड पॉजिटिव होती है. वो जो आप देखेंगे, देखिए इनकम डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स एंड income demand for inferior goods. In first diagram, we can see in case of superior and normal goods, quantity demanded increase when there is an increase in the income of consumer. जैसे जैसे consumer का income बढ़ रहा है, वो quantity demand for superior goods and general goods will be increase. देखिए, यदि OX axis पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाया है फॉर सुपीरियर गुड्स एंड जनरल गुड्स, एंड ओवाई एक्सिस पर हमने क्या शो किया है? इनकम लेवल को शो किया है. इनकम लेवल Y से बढ़कर Y1 हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, Y से इट इंक्रीज फ्रॉम Y टू Y1, देन वी कैन सी द डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स विल बी इंक्रीज. वो भी बढ़ गई है, वो भी बढ़कर M से M1 या Q से Q1 तक बढ़ गई है. तो ये जो डिमांड कर्व है फॉर सुपीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स, वो कैसी है? पॉजिटिव, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड इन सेकेंड डायग्राम वी कैन सी in case of inferior goods, quantity demanded of inferior goods decreases with the increase in income of consumer. consumer का income जैसे ही decrease हुआ, Y1 से कम होकर वो Y पर आ गया, तो डिमांड भी कम होकर Q1 से कम होकर वो Q पर आ गई है. ओके, तो ये जो डिमांड कर्व है फॉर इंफीरियर गुड्स, फॉर इनकम डिमांड कर्व कैसी है? वो नेगेटिव स्लोप वाली है, वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है. अब हम देखेंगे क्रॉस डिमांड. ओके, क्रॉस डिमांड क्या है? क्रॉस डिमांड रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू गुड्स विच आर आइदर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि रिलेटिव गुड्स 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो ये दोनों के बीच में रिलेशन, यानी डी, देखिए फॉर्मूला कैसा लिखा है? dx इज इक्वल टू f इंटू पी वाई. ये जो क्रॉस डिमांड है किसके बीच में रिलेशन बता रहा है?
एक्स कॉमोडिटी की डिमांड एंड वाई कॉमोडिटी की प्राइस। यहाँ एक ही वस्तु की डिमांड और एक ही वस्तु की प्राइस नहीं है, दोनों चेंज हो गए। डिमांड फॉर एक्स एंड प्राइस फॉर वाई, वेयर dx इज इक्वल टू डिमांड फॉर कॉमोडिटी एक्स, ओके, एंड f इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन एंड py इज द प्राइस ऑफ y कॉमोडिटी, ओके। तो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या हैं? Substitutes are those goods which satisfy the same want. For example, tea and coffee, Colgate and Close-Up, Pepsi and Coca-Cola, etc. are substitutes. So substitutes are those goods which satisfy the same want. तो एक ही want को satisfy करने के लिए जब एक से ज्यादा चीजें हैं तो हम उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स या प्रतिस्थापित वस्तु कहते हैं। ऐसे में एक ही वांट को टू गुड्स सेटिस्फाई कर सकती है, तो एक नहीं है तो उसकी जगह पर हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, यही सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जैसे चाय और कॉफी, क्लोजअप एंड कॉलगेट, यानी एक ही जरूरत को पूरा कर रहे हैं। टूथ क्लीन करने के लिए कितने पेस्ट है, वैरायटी ऑफ पेस्ट, दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड कोको कोला कॉफी, कूल ड्रिंक्स में कितने वैरायटी हैं, वो सारे एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो इनका यदि हम देखें कि डिमांड कर्व कैसा होगा क्रॉस डिमांड के लिए, तो ये हमको दो देखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए देखिए, यदि कॉफी और टी हम देख रहे हैं तो इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एक को हम रिमेन, तो जो प्राइस है उसको रिमेन रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, केवल एक कमोडिटी जो एक दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसी का डिमांड प्राइस चेंज होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए टेबल में कॉफी और टी है, तो किसका प्राइस चेंज हो रहा है? कॉफी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ₹10 से वो कितना हो गया, ₹9, लेकिन टी का रेट सेम है, वो ₹10 ही है। तो हम क्या देखेंगे, प्राइस किसका चेंज हो रहा है? कॉफी का चेंज हो रहा है। डिमांड किसकी कम हो रही है? चाय की कम हो रही है, टी की कम हो रही है। देखिए टेबल में, यदि प्राइस ऑफ कॉफी ₹10 है, प्राइस ऑफ टी ₹10 है, दोनों का डिमांड सेम है, 500, ओके। और यदि प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीज, वो ₹10 से कम होकर ₹9 हो गया है, तो डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज, 600 हुआ, लेकिन डिमांड फॉर टी कम हो गया। तो हम लोग कॉफी का डिमांड नहीं एनालाइज कर रहे हैं, क्या एनालाइज कर रहे हैं? प्राइस किसका चेंज हुआ? कॉफी का चेंज हुआ, डिक्रीज होकर ₹10 से 9 हुआ, तो इसका इफेक्ट किस पर, किसकी डिमांड पर पड़ा? टी की डिमांड पर, जिसका प्राइस चेंज नहीं हुआ है और उसकी डिमांड कम होकर 500 से 400 हो गई है। इसी को हम इसमें भी शो कर सकते हैं, डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, इसका सेम इनकम डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स एंड जनरल गुड्स के लिए कैसा पॉजिटिव रिलेशन था, सेम वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि यदि जैसे जैसे हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी, ओके। यदि एक का प्राइस डिक्रीज होगा तो दूसरे का डिमांड भी डिक्रीज होगा, जैसा अभी आप टेबल में देख रहे हैं। तो इसको यदि हम कर्व में बनाएंगे तो कर्व कैसा दिखाएगा आपको, जब डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स एंड जनरल गुड्स, लाइक दिस। फर्स्ट चित्र देखिए, ऐसा ही आपको कहाँ मिलेगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स में मिलेगा, जहां यदि एक कॉफी के प्राइस बढ़ रहे हैं, कॉफी की प्राइस बढ़कर P से P1 हो जा रहा है, तो T की डिमांड Q से बढ़कर Q1 हो जा रही है। इसको यदि हम उल्टा देखें, यदि कॉफी की कीमत कम हो गई है और वो P से कम होकर P1 पर आ गई है, तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो गई है। किसकी डिमांड बढ़ी है? चाय की डिमांड बढ़ी है और वो भी बढ़कर Q से Q1 हो गई है।